हाँ, दीक्षा, पायल, राजे। कांता जाट। हाँ, कांता जाट, पायल, राजे। कोमल कंवर। कोमल कंवर आ गई। कोमल कंवर। सोनू कुमारी। पिंकी चौधरी। हाँ बेटा, अब स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो आएगा उसकी बजट लगाती जाऊंगी मैं। ठीक है। यस अब मैम। बात करते हैं जूट की। अपन किसके बात करेंगे आज? जूट के बारे में, जो कि एक फाइब्रस प्लांट है, रेशेदार पादप है। तो जूट का बॉटेनिकल नेम क्या है बेटा? जो वानस्पतिक नेम है कॉर्कोरस है। जूट को क्या कहते हैं अपन? कॉर्कोरस। और कौन सी फैमिली में जूट का पादप आता है? तो फैमिली जो है, कुल है, वो है टिलियेसी। अब जूट सबसे महत्वपूर्ण बास्ट फाइबर है। तो जूट क्या है? बास्ट फाइबर है। अब कॉर्कोरस मतलब जूट रेशे कॉर्कोरस की दो प्रमुख जातियों के तनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो कॉर्कोरस की दो जातियां कौन कौन सी हैं? कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, दूसरी जाति है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। कॉर्कोरस ओलिटोरियस। अब अपन बात करते हैं जूट की उत्पत्ति तथा इतिहास के बारे में। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ जूट। तो जो वंश कॉर्कोरस में लगभग 40 जातियां सम्मिलित हैं, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अफ्रीका में जूट की 36 जातियां मिलती हैं, जबकि इंडिया में, भारत में जूट की 8 जातियां पाई जाती हैं। अब बेटा, जो कॉर्कोरस ओलिटोरियस का प्राथमिक उद्गम केंद्र अफ्रीका माना गया है। तो जो कॉर्कोरस ओलिटोरियस है, उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन का कौन सा माना गया है? अफ्रीका। तथा द्वितीयक उद्गम केंद्र इंडिया या इंडो वर्मा
माना जाता है। अन्य जाति जो कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस है वो अफ्रीका में नहीं पाई जाती है तथा कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस का उद्गम केंद्र इंडो वर्मा माना जाता है। मतलब क्या बताया, कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस इज नॉट फाउंड इन अफ्रीका एंड इट्स सेंटर ऑफ ओरिजिन इज इंडो वर्मा। अब अपन बात करते हैं जूट ग्रोइंग रीजन्स, जूट उत्पादक क्षेत्रों की। तो एक समय भारत, बेटा एडमिट करने दो, इंदिरा चौधरी और प्रिया आ गई। एक समय भारत का जूट उत्पादन में एकाधिकार। मैम मेरी पटनी लगा दी क्या आपने? कौन बोल रहे हैं बेटा? मैम पायल। हाँ पायल राजी लगा दी बेटा, तनुश्री को भी एडमिट कर दिया अभी, इंदिरा लगा दी, पायल राजी। एक समय भारत का जूट उत्पादन में एकाधिकार था जो विश्व के कुल उत्पादन का 99% उत्पादन करता था, परंतु 1947 के विभाजन पश्चात जूट उत्पादक क्षेत्र बांग्लादेश में स्थानांतरित हो गया। तो पहले तो जो जूट उत्पादक क्षेत्र था भारत था, लेकिन जब आजादी मिल गई, मतलब 1947 में जब विभाजन हुआ, तो ये जूट उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ हो गया? बांग्लादेश में होने लगा। भारत व बांग्लादेश आज भी विश्व के कुल जूट उत्पादन का 80% उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जूट उत्पादक देश है चाइना, बर्मा, नेपाल, ब्राजील, ताइवान तथा थाईलैंड। मीन्स द जूट ग्रोइंग रीजन्स आर चाइना, बर्मा, नेपाल, ब्राजील, ताइवान तथा थाईलैंड। बांग्लादेश कच्चे जूट का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो जबकि भारत जूट उत्पादों के निर्यात में सबसे अग्रणी है, सबसे आगे है। अब भारत में जूट की खेती वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में की जाती है। मतलब कल्टीवेशन ऑफ जूट in India is done in West Bengal, Bihar, Assam and Orissa. In addition to these, Uttar Pradesh, Tripura and Meghalaya में भी जूट की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल अकेला ही ऐसा देश है जो कि जूट के कुल उत्पादन का 60% से अधिक उत्पादन करता है। अब अपन बात करते हैं बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जूट, जूट के वानस्पतिक लक्षण। तो कॉर्कोरस जिसे का जूट कहते हो आप, तो उसकी दोनों कृषिक जातियां काष्ठीय हैं, अल्पशाखित हैं, ऊर्ध्व होती हैं तथा वार्षिक होती हैं। Both the cultivated species of jute or Corchorus are woody in nature. They are less branched, erect and annual. मतलब दोनों जो कृषित जातियां हैं, किसकी? कॉर्कोरस की दोनों कृषित जातियां काष्ठीय हैं, वुडी हैं, अल्पशाखित होती हैं। कैसी होती है? अल्प शाखित होती हैं, ऊर्ध्व होती हैं तथा वार्षिक होती हैं तथा पादप लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। पत्तियां सरल व अनुपर्णी होती हैं, अंडाकार होती है। But the leaves of the Corchorus are simple, stipulate, oval and have dentate margins. पत्तियों के जो उपांत होते हैं वो दंतिल होते हैं, डेंटेट होते हैं, और ये पत्तियां एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। कैसे व्यवस्थित होती है? एकांतर क्रम में
ये पत्तियां व्यवस्थित होती हैं, मतलब लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर। प्रत्येक पत्ती के आधार पर दो कंड की अतिवृद्धियां उपस्थित होती हैं, मतलब at the base of the leaf of the jute plant two spinous bristles are found. पुष्प एकल अथवा 3 से 4 पुष्पी समीमाक्ष में व्यवस्थित होते हैं। Means the inflorescence is cyme. Inflorescence क्या होता है? Cyme होता है। And the flowers are small. They are of yellow color and petiolate. पुष्प कैसे हैं? इसके जूट के छोटे होते हैं। पुष्प कैसे हैं? छोटे हैं, पीले रंग के होते हैं, सेवरंत होते हैं तथा द्विलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे हैं? द्विलिंगी होते हैं। फल कैप्सूल कहलाता है। फल क्या कहलाता है बेटा? इट इज कॉल्ड एज कैप्सूल। ठीक है। अब कॉर्कोरस की दोनों जातियां कौन कौन सी जातियां हैं? कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस, जिसे व्हाइट जूट भी कहते हैं, और दूसरी जाति है कॉर्कोरस ओलिटोरियस, जिसे टोसा जूट TOSSA टोसा जूट भी कहते हैं। तो इनमें क्या अंतर है बेटा? पहला अंतर तो ये है, जो कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस है उसके पादप साधारण लंबे होते हैं, लेकिन कॉर्कोरस ओलिटोरियस तुलनात्मक रूप से इसके पादप अधिक लंबे होते हैं। मतलब द प्लांट्स ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस आर लॉन्ग, but the plants of Corchorus olitorius are exceptionally long, are longer than plants of Corchorus capsularis. सेकेंड पॉइंट है, पत्तियां चिकनी होती हैं किसमें? कॉर्कोरस कैप्सुलरिस में। जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, चिकनी होती हैं तथा स्वाद में कड़वी होती हैं। मतलब द लीव्स ऑफ कॉर्कोरस कैप्सुलरिस आर स्मूथ एंड बिटर इन टेस्ट, लेकिन कॉर्कोरस ओलिटोरियस की पत्तियों की ऊपरी सतह तो चिकनी होती है तथा निचली सतह खुरदरी होती है। मतलब द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ कॉर्कोरस ओलिटोरियस is smooth and the lower surface of the leaves of Corchorus olitorius is rough and these are not bitter in taste. अतः इस कॉर्कोरस ओलिटोरियस को मीठा पात भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको अपन मीठा पात भी कहते हैं। अब और कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की पत्तियां चूंकि कड़वी होती हैं तो इसे अपन कड़वा पात भी कहते हैं। अब कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के फल छोटे होते हैं, गोलाकार कैप्सूल होता है। मतलब द फ्रूट इज ए कैप्सूल, इट इज स्मॉल एंड स्फेरिकल इन कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। लेकिन कॉर्कोरस ओलिटोरियस भी जो कैप्सूल है वो लंबा होता है, बेलनाकार होता है तथा उभार युक्त होता है। मतलब इन कॉर्कोरस ओलिटोरियस द कैप्सूल इज लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। एंड नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? बीज बड़े होते हैं। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के जो सीड्स हैं, बीज हैं, बड़े होते हैं तथा भूरे रंग के होते हैं। लेकिन कॉर्कोरस ओलिटोरियस के बीज छोटे, हरे, धूसर या काले रंग के होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के रेशे निम्न गुणवत्ता के होते हैं, लोअर क्वालिटी के होते हैं। लेकिन
कॉर्कोरस ओलिटोरियस के फाइबर्स के फाइबर्स और रेशे तुलनात्मक रूप से नरम, मजबूत तथा अच्छी गुणवत्ता के हाई क्वालिटी के होते हैं। कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस निम्न भूमि जाति है, मतलब इट इज ए lowland species. Corchorus capsularis is a lowland species जो कि जल आक्रांत स्थिति सह सकती है, लेकिन कॉर्कोरस ओलिटोरियस ये ऊपरी भूमि जाती है। मीन्स कॉर्कोरस ओलिटोरियस इज अपलैंड स्पीसीज और ये जल आक्रांत स्थिति सह नहीं सकती। अब बेटा अपन बात करते हैं जूट के क्लाइमेट एंड सॉइल के बारे में, जलवायु तथा मृदा के बारे में। तो जूट की फसल के लिए उष्ण तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र तथा औसत तापमान 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर जूट की वृद्धि उत्तम होती है। तो भारत में अधिकतर कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस की खेती की जाती है, जो जल संग्राहक अवस्था को सह सकता है। मतलब इन इंडिया कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस cultivation is done because this species of Corchorus, that is Corchorus capsularis, can tolerate the water-logged condition and it requires 150 to 250 centimeter rainfall and the average temperature ranges from 20 degrees centigrade to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अपन बात करते हैं इसकी कल्टीवेशन के बारे में, खेती करना कि जूट की खेती कैसे की जाती है। सबसे पहले जूट की फसल को वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले बोया जाता है। खेत को पहले अच्छी तरह जोतकर तैयार किया जाता है, मतलब द फील्ड इज थॉरोली प्लॉड। फिर कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस को फरवरी से मार्च तथा कॉर्कोरस ओलिटोरियस को अप्रैल मध्य तक बोया जाता है। मतलब कॉर्कोरस कैप्सुलैरिस इज सोन इन द मंथ ऑफ February to March and Corchorus olitorius is sown in the month of April। and जब फसल की बुवाई बीजों को बिखेर कर की जाती है, क्या होती है जो फसल है उसकी बुवाई बीजों को बिखेर कर की जाती है। मतलब the seeds are sown by broadcasting method। बीज अंकुरण के पश्चात निराई द्वारा पौधे के मध्य की दूरी 4 से 6 इंच के बीच रखी जाती है। बाढ़ के जल से मृदा जमाव वाले क्षेत्रों में खाद की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अन्य प्रकार की मृदा में गोबर की खाद तथा लकड़ी की राख मिलाई जाती है। क्या मिलाते हैं? गोबर की खाद या लकड़ी की राख मिलाई जाती है। फसल की कटाई 3 से 4 माह पश्चात पुष्पन होने पर की जाती है। फसल की कटाई यदि कैप्सूल लगने के समय की जाए तो अच्छी किस्म का रेशा प्राप्त होता है। मतलब if the crop is cut at the time of the capsule, then the fiber obtained from the jute plant is of high quality। इस अवस्था के पश्चात रेशो की गुणवत्ता घटने लगती है, क्योंकि रेशो पर मतलब
फाइबर्स पर लिग्निन का जमाव बढ़ जाता है। अब अपन बात करते हैं रेशो का एक्सट्रैक्शन, रेशो का निष्कर्षण, फाइबर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जूट पादप के तनु के सेकेंडरी फ्लोएम से रेशो को पृथक किया जाता है। अब रेशो के पृथक्करण की क्रिया कुछ चरणों में होती है, मतलब द fibers are separated or extracted by following some steps। तो पहला स्टेप है रेटिंग, हिंदी में भी रेटिंग है, RETTING। रेटिंग किसे कहते हैं? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रेशो को तने की काष्ठ से ढीला व पृथक किया जाता है। बंडलों में बांधे गए पौधों को 3 से 4 दिनों तक धूप में डाल दिया जाता है, जिससे पत्तियां सूख कर झड़ जाती हैं। मतलब द प्लांट्स are dried in the sun for 3 to 4 days so that the leaves जल्दी ही सूख कर गिर जाती हैं। अब इन्हें मतलब बंडलों को तालाब के जल में डाल दिया जाता है। पहले मैंने बताया बंडलों को 3 से 4 दिनों के लिए धूप में डाल दिया जाता है, जिससे पत्तियां सूख कर झड़ जाती हैं। अब जब बंडलों को अपन ने धूप में डाल दिया, उसके बाद बंडलों को तालाब के जल में डाल दिया जाता है तथा दबा दिया जाता है ताकि बंडल जल में डूबी हुई अवस्था में रहें। सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स तथा जल की सामूहिक क्रिया से तने की कोशिकाओं से पैक्टिन, गोंद तथा अन्य श्लेष्मी पदार्थ घुलने लगते हैं। इसके फलस्वरूप सेकेंडरी फ्लोएम सेल्स, जो रेशो का स्रोत हैं, अन्य ऊतकों से प्रथम हो जाती हैं। तो रेटिंग क्रिया में वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार 20 से 25 दिनों का समय लगता है। तो ये तो है बेटा रेटिंग। और दूसरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन, मतलब निष्कर्षण। बंडलों को अब जल से निकाल लिया जाता है तथा 10-12 तनों के समूह को बंडल बनाकर लकड़ी के हथौड़े या मोगरी, जिसे कि मैलेट बोलते हो, द्वारा हल्के हल्के पीटा जाता है, जिससे रेशे अन्य ऊतकों से एकदम पृथक हो जाते हैं। अब इन्हें जल में डालकर अच्छी तरह हिलाया जाता है, जिससे रेशे ऊतकों से मुक्त हो जाते हैं तथा शेष ऊतक जल में निकल जाते हैं। इन मुक्त रेशों को धोकर धूप में सुखाया जाता है तथा सूखने पर बंडलों में बांधकर विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूट फाइबर्स, जूट रेशो के लक्षण। तो रेशो का निर्माण सेकेंडरी फ्लोएम के बाह्य भाग में फाइबर स्ट्रैंड्स के रूप में होता है। ये स्ट्रैंड 5 से 10 फुट लंबे होते हैं। फाइबर स्ट्रैंड कई छोटे स्ट्रैंड्स के ढीले ढाले जाल के रूप में होता है तथा प्रत्येक स्ट्रैंड अनेक दीर्घित कोशिकाओं तंतुओं से बना होता है। प्रत्येक कोशिका तंतु 2 से 5 मिलीमीटर लंबी तथा सकड़े या नुकीले सिरोयुक्त होती हैं। ये कोशिकाएं अनुप्रस्थ काट में बहुकोणीय दिखाई देती हैं। कॉर्कोरस ओलिटोरियस के रेशे पीले, भूरे या धूसर रंग के होते हैं, जबकि कॉर्कोरस
कैप्सुलरिस के रेशे सफेद रंग के होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये रेशे कठोर, स्टिफ, कठोर का मतलब है स्टिफ, STIFF, स्टिफ, भंगुर मतलब ब्रिटल तथा खुरदुरे, कोर्स होते हैं तथा इनमें स्ट्रेचेबिलिटी व लचीलापन मतलब इलास्टिसिटी कम होती है। जूट के रेशों में सेल्यूलोज 56 to 63% पाया जाता है। इसमें लिग्निन की मात्रा 11 to 12% होती है। हेमी सेल्यूलोज 22 to 26% पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में मोम, वैक्स, गोंद तथा खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं। अब कई किस्में हैं जूट की। उन्नत किस्में कौन कौन सी है? इम्प्रूव्ड वैरायटी। मैम एक बार वापस रिपीट करना। अच्छा बेटा, किसको रिपीट करूं? कॉर्कोरस। हाँ वापस कर रही हूँ बेटा। एक बार सीमा मीना को एडमिट कर दूं। सीमा मीना, सीमा मीना। हाँ बेटा, देखना बेटा, कॉर्कोरस ओलिटोरियस के रेशे पीले, भूरे या धूसर रंग के होते हैं, जबकि कॉर्कोरस कैप्सुलरिस के पौधे सफेद रंग के होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में ये रेशे कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं तथा खुरदुरे मतलब कोर्स होते हैं तथा इनमें स्ट्रेचेबिलिटी व लचीलापन, इलास्टिसिटी कम होती है। मतलब जूट के रेशों में सेल्यूलोज 56 to 63% होता है व लिग्निन की मात्रा 11 to 12% पाई जाती है। हेमी फिर से बैग उठा के यहाँ रख दिया। की मात्रा रोज रोज खाना पड़ेगा। 26% पाई जाती है तथा अल्प मात्रा में वैक्स, गम मतलब गोंद तथा खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं। अब जूट की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? What are the improved varieties of jute? जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर, पश्चिम बंगाल तथा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा इसकी अनेक उन्नत किस्में तैयार की गई हैं। तो बेटा जो कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की प्रमुख उन्नत किस्में हैं, एक तो है फंडूक FANDUK, दूसरी उन्नत किस्म है फुलेश्वरी, तीसरी उन्नत किस्म है ढालेश्वरी, फंदूक, फुलेश्वरी और एक है ढालेश्वरी। मतलब JRC 212, JRC 7447, D154। कॉर्कोरस ओलिटोरियस की भी कुछ उन्नत किस्में हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं, जो कि हैं टोसा TOSAH, देशी DESI, चिंसूरा JRO 524 मैम एक बार दोबारा बताएं। 7835। क्या मैम बेटा? एक बार दोबारा बताओ वैरायटी और कैप्सुलरिस की। हाँ बेटा, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की कुछ उन्नत किस्में हैं। कौन कौन सी? एक तो है फंडुक FANDUK, फंडुक है, फुलेश्वरी है, ढालेश्वरी है और पूछ ले उनसे। 212 JRC 7447, D154 और कॉर्कोरस ओलिटोरियस की उन्नत किस्में हैं टोसा, देशी, चिंसूरा, JRO 524। अब लास्ट अपन बात करते हैं जूट के उपयोग के बारे में, मतलब यूजेस ऑफ जूट। तो जूट के रेशों से टाट तथा बोरे व थैले बनाए जाते हैं।
दूसरा यूज है इसके रेशों से विभिन्न प्रकार के रस्से बनाए जाते हैं, वह सूतली का निर्माण किया जाता है। तीसरा यूज है जूट के अच्छी किस्म के रेशों से कंबल, पर्दे, दरी, डोरमैट तथा गलीचे बनाए जाते हैं। फोर्थ यूज है तने के आधारी भागों तथा जूट बट्स छोटे रेशों को